हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इम्प्रेसिव लर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड के इतिहास के कुछ सिलेबस के टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम उन्हीं सिलेबस को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जो आज के लेक्चर में हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा परिचय का। परिचय में हमने एक सब टॉपिक डाला था, क्या उत्तराखंड का गठन और नामकरण, गठन और नामकरण का। ठीक, हम पर उत्तराखंड जो राज्य है उत्तराखंड राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका हमें परिचय आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सर्वप्रथम इसका गठन कब करा गया, कैसे, कब इसके पृथक राज्य की मांग हुई, कब यह लोकसभा में पारित हुआ, कब राज्यसभा में पारित हुआ, इन सभी टॉपिक्स को जानना आवश्यक है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले 4-5 मई 1938 को एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आईएनसी कहते हैं, उसका अधिवेशन हो रहा था श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक, श्रीनगर गढ़वाल में आईएनसी का एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी आईएनसी के अधिवेशन में, जो कि श्रीनगर और गढ़वाल में चल रहा था, श्रीनगर यानी कि श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, श्रीनगर गढ़वाल में जो अधिवेशन चल रहा था आईएनसी का 4-5 मई को, उसी अधिवेशन में सर्वप्रथम उत्तराखंड के पृथक राज्य की मांग करी गई। तो मैं यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ, पृथक राज्य की मांग, पृथक राज्य की मांग। तो सर्वप्रथम जो पृथक राज्य की, उत्तराखंड पृथक राज्य की जो मांग करी गई वो 1938 के 4-5 मई को आईएनसी के अधिवेशन में करी गई। इसके पश्चात जल्द ही यह पृथक राज्य के रूप में नहीं बन सका, लेकिन वर्ष 2000 में यह पृथक राज्य के रूप में उभर कर आया। अब पृथक राज्य में बनने से पूर्व इसके लिए एक बिल पारित किया गया। ठीक, 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में एक बिल पारित हुआ। ठीक, लोकसभा द्वारा इसे स्वीकृति मिली। इसके पश्चात 10 अगस्त को राज्यसभा से यह पास हुआ। 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से यह पास हुआ और 28 अगस्त 2000 को इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई। और जिस समय 28 अगस्त 2000 या फिर जिस समय यह पृथक राज्य बना, उस समय जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने इसे मंजूरी दी थी वो थे NR नारायण। ठीक है, वो कौन थे? NR नारायण थे। उसके पश्चात क्या हुआ, 9 नवंबर 2000 को एक पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन करा गया। ठीक, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का एक उत्तरांचल नाम से गठन हुआ, जो कि भारत का 27वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 27वां राज्य बना। तो सर्वप्रथम क्या हुआ, सर्वप्रथम जो पृथक राज्य की मांग हुई वो 4-5 मई 1938 को करी गई। उसके बाद 1 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा इसे स्वीकृति मिली, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से स्वीकृति मिली और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा इसे स्वीकृति दी गई। इसके पश्चात 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में उत्तरांचल नाम से इसका गठन हुआ, जो कि भारत का 27वां राज्य था। ठीक, अब ये जो उत्तरांचल था, हमने यहाँ पर जो सब टॉपिक है गठन और नामकरण की बात करी है। अब इसका नाम शुरुआत में क्या था? उत्तरांचल था। इसी उत्तरांचल नाम के अर्थ को हम समझते हैं। उत्तरांचल जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक है उत्तर और दूसरा है आंचल। जो उत्तरांचल शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? उत्तर और आंचल। इस उत्तरांचल के उत्तर जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर दिशा से था,
क्योंकि उत्तराखंड की जो स्थिति है, अगर भारत के उससे देखें तो उत्तराखंड की स्थिति क्या है, उत्तरी स्थिति है, उत्तर में उत्तराखंड स्थित है, इसलिए यह उत्तर दिशा में था। और आंचल का अर्थ था पर्वत। तो इस प्रकार जो उत्तरांचल शब्द का अर्थ हुआ वो हुआ उत्तर का पर्वत, उत्तर का पर्वत। तो उत्तरांचल शब्द का अर्थ क्या था, उत्तर का पर्वत, जो कि उत्तर और आंचल दो शब्द से मिलकर बना है, उत्तर का पर्वत। अब इसके पश्चात 2000 से वर्ष 2000 से 2007 तक जो उत्तराखंड था उसका नाम उत्तरांचल था। ठीक, इसका नाम था उत्तरांचल, यानी कि इसे उत्तरांचल नाम से जाना जाना था। इसके पश्चात स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक अलग नाम इसे दिया गया और वो नाम था उत्तराखंड का। उत्तराखंड 2000 से 2007 तक इसका नाम उत्तरांचल था। बाद में इसका नाम परिवर्तन हुआ और 2006 होगा यहाँ पर, सॉरी, 2000 से 2006 तक इसका नाम रहेगा उत्तरांचल और 2007 से इसका नाम परिवर्तन हो जाएगा क्या, उत्तराखंड। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम परिवर्तन हो जाएगा और वो हो जाएगा उत्तराखंड। अब इस उत्तराखंड का जो उत्तराखंड था वो हमारे जो समस्त प्राचीन ग्रंथ हैं, जो समस्त हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें कुमाऊं का क्षेत्र और गढ़वाल का क्षेत्र दोनों को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा जाता है। ठीक, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथों में इसको सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा जाया। लिख लेते हैं यहाँ पर, प्राचीन ग्रंथ में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को, गढ़वाल को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया, सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया। अब इस उत्तराखंड का अर्थ था क्या, उत्तराखंड जो शब्द था, जिस प्रकार उत्तरांचल हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना था उसी प्रकार उत्तराखंड भी हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना था, उत्तर और खंड। ठीक, जिस प्रकार उत्तर दिशा को दिखा रहा था इसमें भी उत्तर दिशा से सब, अर्थात इसका क्या था, उत्तर मानी दिशा था। और खंड का यहाँ पर मतलब था भूमि या फिर क्षेत्र, भूमि या क्षेत्र। खंड का अर्थ क्या था, भूमि या फिर क्षेत्र से था। तो उत्तराखंड का अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, उत्तर और खंड को, तो उत्तराखंड का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा वो बनेगा उत्तर की भूमि, उत्तर की भूमि। ठीक, तो उत्तराखंड शब्द का जो शाब्दिक अर्थ था वो था उत्तर की भूमि। हमने 2 यहाँ पर नाम कवर किए, एक था उत्तरांचल और उत्तराखंड। उत्तरांचल क्या था, उत्तर का पर्वत, और उत्तराखंड क्या था, उत्तर की भूमि। तो 2 नामों से उत्तराखंड को पढ़ा गया, उत्तराखंड को जाना जाता है। इसके पश्चात हम इसके कई और नाम देखते हैं। ठीक, और कौन कौन से नामों से इसको जाना जाता है। अब उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी देवताओं का वास है, अनेकों यहाँ परंपराएं चली आ रही होती हैं। ठीक, धर्म की अलग अलग परंपराएं यहाँ हैं। तो तीर्थ स्थलों की प्रचुरता है, तीर्थ स्थल काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए इसे एक और नाम से जाना जाता है, देवभूमि या फिर देवस्थली। देवभूमि या फिर मैं कहूँ देवस्थली, देवस्थली। अनेकों परंपराओं के कारण और देवी देवताओं के निवास स्थान होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, देवभूमि या फिर देवस्थली कहा जाता है। तो मैं लिखते हुए चलता हूँ, तीर्थ स्थलों की प्रचुरता के कारण, तीर्थ स्थलों की प्रचुरता
के कारण, ठीक, तीर्थ स्थलों की प्रचुरता के कारण इसे क्या कहा जाता है? देवभूमि या फिर देवस्थली कहा जाता है। अब उत्तराखंड का जो प्रारंभिक इतिहास है, उत्तराखंड की जो स्थिति है और इसका जो प्रारंभिक इतिहास है, उसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में क्या है? उत्तराखंड की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। उत्तराखंड की प्रारंभिक जानकारी हमें किससे मिलती है? इस ऋग्वेद से हमें उत्तराखंड की प्रारंभिक जानकारी मिलती है और इसकी स्थिति का पता चलता है। स्थिति का पता चलता है। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड की प्रारंभिक जानकारी और इसकी स्थिति का पता चलता है, लेकिन ऋग्वेद में इसे एक अलग नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इसे किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद में इसे तपस्यों, देखिए ऋग्वेद में इसे तपस्यों व ऋषि मुनियों की भूमि कहा जाता है। ऋषि मुनियों की भूमि कहा जाता है। तपस्वियों व ऋषि मुनियों की भूमि कहा जाता है। तपस्वियों और ऋषि मुनियों की भूमि कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि तपस्वियों व ऋषि मुनियों की भूमि किसे, कौन से ग्रंथ में कहा गया? तो उत्तराखंड को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तपस्वियों व ऋषि मुनियों की भूमि कहा गया है। इसके बाद जो हमारे बौद्ध साहित्य हैं, जो बौद्ध साहित्य धर्म ग्रंथ है, उसमें इसको क्या कहा जाता है? उसमें इसको हिमवंत नाम से जाना जाता है। एक और नाम आता है उत्तराखंड का, हिमवंत, ठीक। जो हमारे बौद्ध साहित्य धर्म ग्रंथ हैं उसका एक क्या है? पाली ग्रंथ है। पाली ग्रंथ है। उस पाली ग्रंथ में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? हिमवंत नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड को हिमवंत नाम से जाना जाता है। अब ये पाली जो धर्म ग्रंथ है वो है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। मैंने कहा कि जो हिमवंत है वो बौद्ध साहित्य धर्म ग्रंथ में और पाली ग्रंथ में कहा जाता है। तो ये पाली ग्रंथ जो है वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें और भी एशिया का ज्ञान कुंज भी कहा जाता है। इन्हीं गौतम बुद्ध को एशिया का ज्ञान कुंज भी कहा जाता है। इन्हीं ने स्थापना करी थी किसकी? बौद्ध धर्म की। और इन्हीं के जो विचार हैं उनका एक संग्रह है पाली ग्रंथ। तो पाली ग्रंथ क्या है? पाली ग्रंथ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के विचारों का एक संग्रह है। विचारों का संग्रह है। तो पाली धर्म ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के विचारों का एक संग्रह है। और इसी पाली धर्म ग्रंथ में, या मैं कहूँ बौद्ध धर्म ग्रंथ में, उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? हिमवंत नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात उत्तराखंड का जो अधिकतर भाग है, हम जानते हैं कि उत्तराखंड 2 मंडल में विभाजित है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। और उत्तराखंड तराई क्षेत्र में भी आता है, और पर्वतीय क्षेत्र में भी आता है। इसलिए इसका जो अधिकांश भाग है, इसका लगभग 86% जो भाग है वो क्या है? पर्वतीय है।
ठीक, क्या है? पर्वतीय भाग है। एट्टी 86% जो भाग है वो क्या है? पर्वतीय है। इसलिए इसको एक और संज्ञा दी गई, किस चीज की? इसको बोला गया गढ़कुम। गढ़कुम कहूं या फिर गढ़कुमाऊं कहूं, दोनों एक ही हैं। ठीक, तो 86% भाग पर्वतीय होने के कारण इसे गढ़कुम की संज्ञा दी जाती है। अब इसके कुछ उपनामों की बात करते हैं। क्या है? स्टॉप, कैमरामैन गायब। तो उपनाम को जानते हैं। ठीक, उत्तराखंड के जो अन्य उपनाम हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसे स्वर्ग भूमि कहा जाता है। ब्लैक मार्क, स्वर्ग भूमि। ठीक है, कुंती, द्रौपदी और जो पांडव थे उन्होंने जो अपनी यात्रा को विराम दिया था वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ही दिया था। इसलिए उत्तराखंड को, जो हमारे ग्रंथ हैं, प्राचीन जो वेद हैं, उनमें उत्तराखंड को क्या कहा गया है? स्वर्ग भूमि कहा गया है। ठीक है, वेद और पुराणों में, वेद और पुराणों में इसे किसकी संज्ञा दी गई है? वेद और पुराणों में इसे स्वर्गभूमि कहा गया है, क्योंकि पांडव जो थे वो उन्होंने अपनी यात्रा का जो अंत किया था, यानी कि वो स्वर्ग को पधारे थे, वो इसी उत्तराखंड से पधारे थे, इसलिए इसे स्वर्गभूमि कहा जाता है। दूसरा, जो हमारे प्राचीन कालखंड हैं, ठीक, लिख लेता हूं मैं, प्राचीन जो कालखंड हैं हमारे, उनमें उत्तराखंड को क्या कहा गया है? नारायण क्षेत्र कहा गया है। नारायण क्षेत्र कहा गया है। तो नारायण क्षेत्र क्या है? प्राचीन जो कालखंड है उसमें उत्तराखंड को क्या कहा गया है? नारायण क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। अब वैदिक टाइम पे, वैदिक पीरियड की अगर बात करूं, वैदिक पीरियड में इसे क्या कहा जाता था? वैदिक पीरियड में इसे एक अलग नाम से जाना जाता था। इसे कहा जाता था सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक, ये कहा जाता था इसे वैदिक पीरियड में, या वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो वैदिक काल में उत्तराखंड को एक अलग नाम की संज्ञा दी गई, सप्त सिंधु प्रदेश की। सप्त सिंधु का अर्थ था 7 नदियों का प्रदेश। 7 नदियों का प्रदेश। ठीक, तो सप्त सिंधु प्रदेश इसलिए उत्तराखंड को कहा जाता था क्योंकि यहाँ 7 नदियाँ प्रवाहित होती थी यहीं से। तो सप्त सिंधु प्रदेश वैदिक ग्रंथ में या फिर वैदिक टाइम पीरियड पे इसे क्या कहा गया? सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। इसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो बताया गया है कि उत्तराखंड में किसका निवास स्थान था? उत्तराखंड में उत्तर कुरु लोगों का निवास स्थान था। जो हमारा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें बताया गया है कि उत्तर कुरुओं का उत्तराखंड क्षेत्र में निवास स्थान था, जिस कारण इसे उत्तर कुरु नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो हमने इसके उत्तराखंड के उपनाम, उसके गठन और जो अन्य नाम हैं उनको पढ़ा था। इसके बाद अब हम देखते हैं जो उत्तराखंड है उसके 2 मंडलों को। उत्तराखंड में 2 मंडल स्थित हैं। ठीक, उत्तराखंड जो है वो 2 मंडल में विभाजित है। कौन कौन से? कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं और गढ़वाल। अब ये जो कुमाऊं है उसको बोला गया है मानस खंड, और गढ़वाल को कहा गया है केदार खंड। केदार खंड। और ये कुमाऊं को मानस खंड, गढ़वाल को केदार खंड कहा गया है।
किसमें बोला है इसे, कुमाऊं को मानसखंड और गढ़वाल को केदारखंड? स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में। ठीक, स्कंद पुराण में इसे बोला गया है केदारखंड गढ़वाल को, और कुमाऊं क्षेत्र को बोला गया है मानसखंड। अब ये स्कंद पुराण है क्या? ठीक, स्कंद पुराण, हमारे जो पुराणों की संख्या है वो है 18। ठीक, कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं, 18 पुराण हैं। ठीक, जिनमें से एक है स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण को जानने से पहले थोड़ा सा हम पुराण पे बात करते हैं कि पुराण होते क्या हैं। पुराण जो होते हैं, पुराण जो शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पुरा और दूसरा है अण। पुरा और अण। इसमें पुरा से तात्पर्य होता है प्राचीन, प्राचीन या फिर मैं कह लूं पुराना, और अण का अर्थ यहां पर होता है कहे गए या फिर लिखे गए। ठीक, तो मैं इसको लिख देता हूं कथित, कथित या फिर कहना। ठीक, तो इस प्रकार पुराण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन काल में, प्राचीन काल में कथित, कथित विचार। ठीक, यानी कि प्राचीन काल में जो कहे गए विचार हैं किसी भगवान के द्वारा, ठीक, उनके द्वारा जो कहे गए विचार हैं उनको हमने कहा पुराण। अब पुराणों की संख्या क्या है? 18 पुराणों की संख्या है, और उसमें जो सबसे बड़ा पुराण है उसी को हमने कहा स्कंद पुराण। यानी कि स्कंद पुराण क्या है? 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है। सबसे बड़ा क्या है? पुराण है, सबसे बड़ा पुराण है। दूसरा, स्कंद पुराण यानी स्कंद और पुराण। स्कंद यानी भगवान स्कंद द्वारा कथित, भगवान स्कंद द्वारा कथित, यानी कि जो इसमें कहे गए विचार हैं या कही गई बातें हैं वो किसके द्वारा कहे गए हैं? भगवान स्कंद द्वारा कहे गए हैं। और भगवान स्कंद कौन थे? भगवान स्कंद शिव और पार्वती के पुत्र थे, जिन्हें हम कहते हैं कार्तिकेय, या इन्हें एक और नाम से जाना जाता है मुरुगन। ठीक, तो ये जो भगवान स्कंद थे उनके द्वारा कहे गए जो वचन हैं, जो विचार हैं, वो किस में है? स्कंद पुराण में है। और इसी स्कंद पुराण में बताया गया है कि उत्तराखंड के 2 मंडल हैं, जिनमें केदारखंड को गढ़वाल और मानसखंड को कुमाऊं कहा जाता है। ठीक, तो स्कंद पुराण में कहा गया है 2 मंडलों की बात है, केदारखंड गढ़वाल को, और जो मानसखंड है वो कुमाऊं के लिए प्रयुक्त है। इसके बाद हम जानते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल नाम की उत्पत्ति। तो मैं यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ, कुमाऊं और गढ़वाल नाम की उत्पत्ति। सबसे पहले जानेंगे कुमाऊं नाम की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक, कुमाऊं जो शब्द है, कुमाऊं जो शब्द है वो भी कुमाऊं जो शब्द है वो निकला है कूर्मांचल से। किससे? कूर्मांचल शब्द से। कूर्मांचल यानी जहां पर, कूर्मांचल यानी जहां पर कूर्म अचल हो गए, अचल
हो गए। अब देखिए जो कूर्मांचल है, जो कूर्मांचल शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? कुर्म प्लस अचल, कुर्म प्लस अचल। कुर्म यानी कुर्म एक अवतार था, ठीक, एक अवतार था किसका? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का जो कच्छप अवतार था या कछुए के समान जो अवतार था उसे हमने कहा कुर्म अवतार। और अचल यानी अचल का अर्थ होता है, अचल का अर्थ होता है जहां पर अचल हो गए, मतलब स्थित हो गए। अचल यानी स्थित हो जाना। तो कुर्म अवतार हो गया विष्णु का, कौन सा अवतार? कछुआ या फिर कच्छप अवतार। और अचल यानी हो गया स्थित हो जाना, ठीक। तो जहां पर कुर्म अचल हो गए उस स्थान से बना कूर्मांचल। और ये स्थान कौन सा था इसको समझते हैं। जो कूर्मांचल शब्द निकला वो निकला चंपावत के कांदेव नामक पहाड़ी से, कांदेव नामक पहाड़ी से। इसी पहाड़ी पर भगवान कुर्म ने यानी विष्णु ने सहस्त्र वर्षों तक क्या करी? तपस्या करी। सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करी और वो उस तपस्या के कारण जो पहाड़ी थी, कांदेव नामक पहाड़ी थी, उसका नाम पड़ गया कुर्म पहाड़ी या फिर क्रांतेश्वर, क्रांतेश्वर पर्वत, ठीक। सहस्त्र वर्षों तक इस कांदेव नामक पहाड़ी पर तपस्या करने के कारण इस पहाड़ी का नाम पड़ गया कुर्म पर्वत या फिर क्रांतेश्वर पर्वत, ठीक। और ये पहाड़ी स्थित थी कहाँ? चंपावत में, ठीक। अब इसी चंपावत में, चंपावत की कांदेव नामक पहाड़ी पर तपस्या करने के कारण एक नाम निकला कूर्मांचल नाम। पहले क्या था? ये जो कूर्मांचल शब्द था वो सिर्फ चंपावत के कुछ क्षेत्रों पर ही बोला जाता था, ठीक। जो कूर्मांचल शब्द था वो इस क्या था? चंपावत क्षेत्र पर ही बोला जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये नाम क्या है? उत्तर जो उत्तराखंड है उसके कुछ अन्य भागों में भी बुलाया जाने लगा। और वो क्षेत्र था कहाँ का? कुमाऊं का क्षेत्र। और धीरे धीरे ये कूर्मांचल शब्द कूर्मांचल से क्या बन गया? कुमाऊं बन गया, ठीक। तो कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति उस कूर्मांचल शब्द से हुई है जिसका अर्थ था कुर्म, जहां पर अचल हो गए, ठीक। तो इतना हमने कुमाऊं के बारे में समझा कि कुमाऊं शब्द आया कहाँ से। सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं जो शब्द है वो कौन से शब्द से आया है। 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा कूर्मांचल और वो हमने टिक कर देना है, ठीक है। तो कूर्मांचल से कुमाऊं बना। अब हम बात करते हैं गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति की, ठीक। गढ़वाल शब्द की बात करेंगे। गढ़वाल शब्द आया कहाँ से, ठीक। गढ़वाल जो शब्द था वो देन था किसकी? परमारों की। परमारों का गढ़वाल में, उत्तराखंड में शासक रहा और उन्हीं परमारों के कारण जो गढ़वाल शब्द था वो कहाँ आया? वो उत्तराखंड के एक मंडल को कहा जाने लगा। परमार देखो 14वीं शताब्दी में क्या था? एक राजा था परमार शासक, ठीक। 14वीं शताब्दी में एक परमार शासक था, उसका नाम था अजय पाल। तो अजय पाल क्या था? परमार राजा था। इसी परमार राजा ने, अजय पाल ने 52 गढ़ों को विजयी करा। कितने गढ़ों को? 52 गढ़ों को विजयी करा, ठीक। जब इसने 52 गढ़ों को विजय करा तो एक स्थान, जो ये 52 गढ़ों को इसने विजय करा था, वो जो 52 गढ़ थे वो क्या कहलाए? वो गढ़वाल कहलाए। और वहां का ये जो शासक बना अजयपाल वो कहलाया गढ़वाला,
क्या कहलाया? गढ़वाला, यानी राजा कहलाया, शासक कहलाया। तो इसी गढ़वाला का जो राज्य था, जो इसने विजय करे, जो इसका राज्य था, वो कहलाया गढ़वाल। तो इसलिए हमने कहा कि जो गढ़वाल शब्द है वो किसकी देन है? परमारों की देन है। ठीक, मैंने बोला इससे पहले कि गढ़वाल शब्द किसकी देन है? परमारों की देन है। परमार का एक शासक हुआ करता था अजयपाल। कब? 14वीं शताब्दी में। उसने क्या करा? 52 गढ़ों को विजय करा। जब उसने 52 गढ़ों को विजय करा तो वहां का वो क्या बन गया? गढ़वाला बन गया, शासक बन गया। और इसी गढ़वाला का जो राज्य था, जो इसने जीता हुआ राज्य था, वो क्या कहलाया? गढ़वाल कहलाया। तो गढ़वाल शब्द कहाँ से आया? गढ़वाल शब्द निकल के आया यहाँ से। अब गढ़वाल शब्द के अगर और नामों की मैं बात करूं तो गढ़वाल शब्द को रामायण में इसे क्या कहा गया है? रामायण में इसे उत्तर कौशल नाम से जाना जाता है। उत्तर कौशल कहा गया। रामायण में इसे क्या कहा गया? उत्तर कौशल कहा गया। ठीक, अब महर्षि वेदव्यास जो थे, इन्होंने क्या करा? गढ़वाल की महत्ता के कारण, गढ़वाल क्षेत्र की महत्ता के कारण, गढ़वाल क्षेत्र की महत्ता के कारण इसे क्या कहा गया? एक और नाम से जाना गया। क्या? उपपुराण। उपपुराण। तो गढ़वाल के दो और नाम निकल कर आए। कौन कौन से? उत्तर कौशल और दूसरा उपपुराण। उत्तर कौशल इसे रामायण में उत्तर कौशल कहा गया और उपपुराण इसे किसने कहा? महर्षि वेदव्यास ने इसे उपपुराण की संज्ञा दी। इसके बाद अगर गढ़वाल के सर्वप्रथम नाम की बात करूं तो शिव प्रसाद डबराल क्या कहते हैं? शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो उत्तराखंड था, उत्तराखंड का जो गढ़वाल नाम था, उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो करा, गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1815 ईस्वी में प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के द्वारा करा गया। ठीक, तो शिव प्रसाद डबराल जी कहते हैं कि जो गढ़वाल शब्द था उसका सर्वप्रथम प्रयोग या फिर सर्वप्रथम यह नाम किसने बोला गया? किसके द्वारा बोला गया? प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के द्वारा बोला गया। कब? 1815 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन एक बार आयोग द्वारा पूछा गया है। ठीक, तो हमने क्या कुमाऊं और गढ़वाल के नाम की उत्पत्ति पढ़ी। उसके बाद हमने जाना कि गढ़वाल को और कौन कौन से उत्तर कौशल नाम से जाना जाता है और अन्य नामों से जाना जाता है, और सबसे पहले इस नाम का प्रयोग किसने करा, यह हमने जाना। तो आज के लेक्चर में हमने उत्तराखंड का नामकरण, उसका गठन, उसके परिचय के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।